तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सही साथियों से बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे टाइपिंग के किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एक बार रेपो टाइपिंग गुरु पर जाकर भी थोड़ी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनका सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। मैंने इनसे रीच आउट किया, मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा इनका भी ये, और इससे पहले मैं सजेस्ट कर चुका हूँ और उसमें भी ये सॉफ्टवेयर भी मुझे अच्छा लगा। तो जैसे कि यहाँ पर राजस्थान के बच्चे हैं, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के बहुत से बच्चे मुझको मिलते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी की भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो इनके भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिलहाल हम लोग यूपी स्टेट से हैं, तो यहाँ पर अभी जो फेमस यूपी ट्रिपल एस सी एक है जो टाइपिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम करवाती है, बाकी यूपीएसआई भी है, पीसीएल भी है, और अभी करंट हमारे पास में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही चल रहा है, तो आप इसके जाकर प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और साथ में इंग्लिश के 200 लेसन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप लेसन 1 हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल बच्चों को शिकायत ये आ रही है कि उनको 1 ही मिनट का ट्रायल है, लेकिन अभी आपको 1 या 2 दिन में 5 मिनट का ट्रायल देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप बाय कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए नो हाईलाइट ही चलता है, बैक स्पेस इनेबल होता है, स्क्रॉल बार भी हम लोग इनेबल ही रखते हैं, और यहाँ पर आप अपना लिमिट लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास में 300 की लिमिट है, 300 वर्ड आते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर लगा लीजिए 300 वर्ड, और यहाँ से अपना इसका टाइम चेंज कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। इस तरह से आप यहाँ पर 10 मिनट का टाइम करके टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, और साइड में आपका ये मीटर चलता रहेगा। यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं कि हमारी कितनी स्पीड अभी चल रही है और हमें कितनी और अभी करनी है। ओके, तो एक तो ये, बाकी जब हम चलेंगे हिंदी के लिए, हिंदी का भी देख लीजिए। अब हिंदी में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी स्पीड ही नहीं बढ़ पा रही है। तो मैंने सारे बच्चों से अभी फ़िलहाल में यही बोला है कि आप लोग कोशिश ये करिए कि ग्रॉस स्पीड पर ध्यान दीजिए। ग्रॉस स्पीड मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैं 1 ही मिनट का लेके चलता हूँ, आप ये देखो 25 वर्ड 1 मिनट में। ग्रॉस स्पीड क्या होती है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ये मैंने कर दी गलती बहुत सारी। ओके, चलो 1 मिनट के बाद में हम देखते हैं क्या होता है हमारा। इसको आप अगर समझ जाएंगे तो आप शायद, देखो मैं सारी गलतियाँ ही कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी, और 1 मिनट के बाद में क्या होता है इसको मैं देखूँगा। टाइपिंग की इसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, जानबूझ गलतियाँ करी, तो ये रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में आप देखो कि मेरी ग्रॉस स्पीड निकली 40 वर्ड पर मिनट की, नेट स्पीड मेरी 0 निकली, मतलब मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी, वो सारा का सारा काउंट होकर मेरा ये निकला। ग्रॉस स्पीड में सही गलत सब काउंट कर लिया जाता है। ओके, और जिन बच्चों की स्पीड अभी नहीं निकल पा रही है वो सबसे पहले ग्रॉस स्पीड निकालें। ग्रॉस स्पीड में क्या होता है कि आप जो भी टाइप करेंगे, सही करेंगे गलत करेंगे, सिस्टम सारा का सारा कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद में जो नेट स्पीड में गलतियाँ निकालने के बाद में जो आपकी स्पीड निकली और जो सही वर्ड काउंट करके होता है वो आपका नेट होता है। अब आप लोग कर ये रहे हो कि 15 की स्पीड आपकी हिंदी में आ रही है। ओके, अब 15 की स्पीड में ही आप लगातार बैक स्पेस यूज़ कर रहे हो, तो वो जो स्पीड है ना तो आपकी स्पीड बढ़ के 25 पार जा पा रही है और ना ही आपकी एक्यूरेसी कंप्लीट हो पा रही है। तो मैंने आप लोगों से लाइव पर भी बहुत बार बोला है कि सबसे पहले आप एक काम में करिए, ग्रॉस स्पीड को बढ़ाकर 25 से ऊपर ले जाइए। जब एक बार 25 से ऊपर आप ले जाएं उसके बाद ही आप बैक स्पेस का यूज़ कर लीजिए, या 2 दिन के लिए आप अपना बैक स्पेस डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद में गलतियाँ होती हैं, हो जाने दो, बस आप टाइप करते रहो। जब ऐसे करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी, वरना दूसरा इसके सिवा कोई दूसरा चांस ही नहीं है। उम्मीद है आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा इनका। और अगर आपको बाय करना है तो जब बाय करेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ये प्राइसिंग पहुँचा देंगे। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। 199 में पर मंथ, 299 में 3 मंथ,
399 में 6 मंथ। और यहाँ पर जब आप बाई करेंगे तो 2500 कम से कम एक्सरसाइज मिल जाएंगी। गुरुदेव में भी है, मंगल में भी, इंस्टीट्यूट भी है, रेमिंगटन गेल भी है, स्टेनो की भी एक्सरसाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और 24 आवर इनका सपोर्टिंग सिस्टम है। बाई करेंगे अगर आप इनका कूपन कोड लगा देंगे रेपो 10 तो 10% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो नमस्कार साथियों, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपके इस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी थी और थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, वर्किंग शेड्यूल की वजह से दोबारा दूसरा वीडियो मैं लाने में थोड़ा देरी हो गई और कोशिश करूँगा कि अब मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो ले आऊँ इस सीरीज़ के। तो अब चलते हैं सीधा आगे। सबसे पहले इसमें देखो, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने समाज कल्याण विभाग के बारे में, ये मिस हो गया था ये वाला डिपार्टमेंट, तो मैं एक इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा कि समाज कल्याण में जो सबसे फेमस आप कह सकते हो जो योजना होती है वो छात्रवृत्ति योजना। सारे के सारे स्कूलों में, चाहे वो एडेड के हों, आप देखा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट स्कूल्स हों, वहाँ पर जो बच्चों की स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप समाज कल्याण विभाग से ही आती हैं। और साथ में इस डिपार्टमेंट में आपको जो वृद्धावस्था पेंशन आपने देखा होगा, विधवा पेंशन होती है वो देखा होगा, ये सारी आपको यहाँ पे मिलती हैं। सामूहिक बीमा, सामूहिक विवाह इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। मुख्यमंत्री आपने देखा होगा अभ्युदय योजना, जहाँ पर यूपीएससी के जो बच्चे यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं बट एनी हाउ कि इकोनॉमिकल कुछ ज़्यादा थोड़े से वीक हैं, वो कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई गई है। ये एक बहुत ही अच्छी योजना बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाई है, प्रदेश सरकार ने। तो इसमें वो बच्चे, उनको फ्री में कोचिंग दी जाती है जो यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं या अदर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, इनको यहाँ पर फ्री कोचिंग कराई जाती है, थोड़ी गाइडलाइन दी जाती है, मेंटरशिप दी जाती है, ये भी इन्हीं के अंडर में आता है। ओवरऑल देखा जाए थोड़ा वर्कलोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट अगर मुझसे कहा जाए तो ये एक टॉप 10 डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा ये। बाकी एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आपको अच्छे डिपार्टमेंट कौन कौन से लेने चाहिए, जहाँ पर आपको अच्छा प्रमोशन भी मिल जाए और काम भी थोड़ा अच्छा हो आपको, वो मैं बता दूंगा। तो अब से चलते हैं हम लोग 10 के बाद में। अब हम देखते हैं छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चे कानपुर या कानपुर साइड के हैं, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, औरैया हो गया, और जिनको कानपुर में रहना है, उनके लिए एक बेस्ट डिपार्टमेंट ये हो जाता है। मैंने बोला फिर से, आपको यहाँ पर कैंपस मिलेगा, कैंपस के अंदर आप रहेंगे, आपकी एक अलग वर्ल्ड होगी, आपको वहाँ पर सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा, आप बाहर रहेंगे, और उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर बहुत से काम देखने को मिलेंगे। जैसे यूनिवर्सिटीज़ की अलग जोन होते हैं, ओके, अलग जोन होते हैं वहाँ पर। जितने भी डिग्री कॉलेजेस होते हैं, देखा होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिग्री कॉलेजेस होते हैं। अगर उनको मान्यता लेनी है तो मान्यता भी आपको देखनी पड़ सकती है। अगर आपको दे दिया गया कि ठीक है आप डिग्री कॉलेजेस की मान्यता देखेंगे, तो आपको मान्यता वाली सीट मिल सकती है। साथ साथ में अगर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, कैंपस एग्ज़ाम अलग होते हैं, और उसके बाद में जो भी कॉलेजेस जिनकी मान्यताएँ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, तो जहाँ जहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, सारा का सारा परीक्षाएँ सारी देखनी पड़ेंगी आपको। खैर आप अकेले नहीं देखेंगे, आपके साथ साथ में पूरी टीम काम करेगी, क्योंकि बहुत ही ये बड़ा काम है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना किसी यूनिवर्सिटी का। ये देख सकते हैं आप, मार्कशीट में करेक्शन हो सकता है, ये देख सकते हैं आप। बाकी आप कुलपति के ऑफिस में ही रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुलपति ऑफिस में आपको रहना पड़ सकता है। तो ये छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आपको ये सारा का सारा काम देखने को मिलेगा, राइट। और जितने भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, इनकी सैलरी, इनके चयन वेतनमान लगाना और इनकी लीव सेंक्शन करना, ये सारा का सारा काम आपका रहेगा। बाकी फाइल का मेंटेनेंस करना भी आपकी काम रहेगा इन लोगों का। ये सारा का सारा काम आपको देखने को मिलेगा। और सेम यही बातें आपको राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में भी लगभग यही काम से हम देखने को मिलेंगे। राजकीय महाविद्यालय, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा ये सारे के सारे काम। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपको दिख रही हैं, तो लगभग सेम टू सेम सारे के सारे काम एक ही जैसे यहाँ पर होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, अब आते हैं सीधे 15वें नंबर पे, महिला कल्याण निदेशालय। इसे लग रहा है कि यहाँ पर विमेंस के वेलफेयर के बारे में बात करी जाती है। जैसे कहीं कहीं पर
महिलाओं का, विमेंस का बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो जाता है, बहुत पीड़न उनका होता है। तो अगर उनको कहाँ शिकायत करनी है वर्किंग प्लेस पर, ये तो आजकल बहुत ही जनरल केसेस हो गए हैं कि वर्किंग प्लेसेस पर विमेन के साथ साथ में बहुत ज़्यादा उनके कह सकते हो कि उत्पीड़न किया जाता है। तो वो कहाँ शिकायत करती हैं? महिला कल्याण में करती हैं शिकायत अपनी। महिला आयोग भी होता है और ये उन्हीं का एक लिंक डिपार्टमेंट है, महिला कल्याण। और उसके साथ बहुत सारी योजनाएं भी हैं, तो योजनाएं भी इसके डिपार्टमेंट में चलती हैं। जैसे आपने देखा होगा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके, कन्या सुमंगला योजना, जो लगातार हर एक क्लास 6 से क्लास 9th, क्लास 6, क्लास 9th और जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की बच्चियां हैं उनके लिए चलती है योजना, ये भी इसी के अंडर में आता है। और जो बाल सेवा योजना है ये भी इसी के अंडर में आता है। वन स्टॉप सेंटर इसी के अंडर में आता है। 181 महिला हेल्पलाइन है। अगर मतलब किसी भी जगह पर किसी भी गांव में, किसी भी शहर में या कहीं पर ऐसी कोई लड़की या कोई विमेन अलोन रात में जा रही है, कुछ उसको दिक्कत हो रही है, तो वो 181 कॉल करके हेल्प ले सकती है। तो ये बहुत सारे इसमें काम आपको देखने को मिलेंगे। खैर, तो ये आपके इस महिला कल्याण विभाग में देखने को मिलेगा। साथ साथ में अब यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा? एक तो डिपार्टमेंटल आपके जितने भी साथी हैं, कर्मचारी हैं, इनका तो आपको काम देखना ही पड़ेगा। सेम वही चीज़ है कि इनकी छुट्टियां देखना और इनका सैलरी निकलवाना, इनका सारी फाइल मेंटेनेंस रखना, वो देखना पड़ेगा। एंड उसके साथ में जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी, जैसे मान लीजिए कन्या सुमंगला योजना है, अब आपको एक मंडल दे दिया जाएगा इसमें। अब उस मंडल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपके हैं, 6-5 जितने भी हैं, उसमें कितने कॉलेजेस ने, कितने स्कूल ने, क्योंकि देखो ये कन्या सुमंगला योजना होती है वो प्राइमरी सॉरी जो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फर्स्ट की बच्ची या जो बच्ची जो बॉर्न हुई है, न्यू बॉर्न, उसके लिए, जो पहली बार क्लासेस में एडमिशन ले रही है उसके लिए, फिर जो क्लास 6 में पहली बार आई उसके लिए, 9th में उसके लिए, और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है उसके लिए योजना होती है। तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई हुए और कितनी बच्चियों को इससे प्रॉफिट पहुंचाया गया, ये रिकॉर्ड आपके अंडर में रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? बहुत ज़्यादा इसमें काम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जहाँ पर कह सकते हो बात आ जाती है लोक कल्याण की, बात आ जाती है, ओके, पीपल्स वेलफेयर की बात आ जाती है, तो वहाँ पर सारा का सारा पॉपुलेशन इंक्लूड कर ली जाती है। अब जहाँ पर इतनी सारी लाखों पॉपुलेशन को काउंट करने की बात आएगी और उनके वेलफेयर की बात आएगी, तो वहाँ पर आपको डेटा हैंडलिंग तो अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक्सेल में आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में कि कभी कभी समय समय पर ये भी मांगा जाता है हर एक डिपार्टमेंट से कि आपके यहाँ पर कितनी, जैसे समीक्षा बैठक होती हैं, आपने देखा होगा रिव्यू बैठक होती हैं, कभी कभी महिला आयोग कर लेती हैं, महिला कल्याण निदेशालय करते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करते हैं। तो वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट से ये सूचना, ये कलेक्शन किया जाता है कि क्या आपके डिपार्टमेंट में किसी महिला का या किसी भी लड़की का, लेडी का प्रोसिक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, उत्पीड़न हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो आपने क्या एक्शन लिया, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा हैंडलिंग करनी पड़ेगी। और जितने भी आपने देखा होगा कि विधवा पेंशन, महिला पेंशन होती हैं, ये भी इनके अंडर में आती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काम के मामले में यहाँ पर काम आपको देखने को अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे तैयारी करना, तो शायद ये डिपार्टमेंट आपके लिए नहीं है। बाकी अगर आपको इसी डिपार्टमेंट में रहना है या कनिष्ठ सहायक के बने रहना है, तो आप इसको ले सकते हैं, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट 15 के बाद में मत्स्य निदेशालय। 16 नंबर पे है मत्स्य निदेशालय। इजी डिपार्टमेंट है, टाइम ही टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। डेटा हैंडलिंग वाला काम है। मत्स्य निदेशालय में कितनी मछलियाँ या कितने तालाब खोदे गए, कहाँ कहाँ पर हैं, कितने सरकारी तालाब हैं कहाँ पर, ये सारा का सारा रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। बाकी एक दो मेरे साथी हैं, तो मैंने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने ये बताया कि इसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है। बस हाँ, निदेशालय स्तर का है तो थोड़ा सा आपको काम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर जनपद में आ गए, आप डिस्ट्रिक्ट में आ गए, इस जगह पर आ जाते हैं, तो इतना काम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बस प्रॉपर अपनी बुक्स ले जाइए, यहाँ पर आपको ऑफिस में 4 से 5 घंटे मिल जाएंगे। इतना इसके बारे में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, सेम वही, जितने भी जितने भी इससे एफिलेटेड, मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, पूरे
आप देखते हैं पूरे के पूरे अपने यूपी स्टेट में वो सारी की सारी मान्यताएं यहीं से ली जाती हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जितना एग्ज़ाम का कंडक्शन होता है वो यही कराते हैं, और जितनी भी टीचर्स की नियुक्तियां होती हैं अब वो इन्हीं के अंडर में चली गई हैं फ़िलहाल के लिए। ओवरऑल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने अभी बताई थी, जो काम वहाँ पर है सेम टू सेम वो भी काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय, ये देखिए ऑडिट का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर आपको ऑडिट तो नहीं करना पड़ेगा फ़िलहाल, ओके। और उसके बाद में सिंपल सी बात है, ऑफिशियल वर्क होगा। यहाँ पर भी आपको एक्सेल अच्छे से चाहिए। एक्सेल के लिए यहाँ पर आप मास्टर होने चाहिए। कहाँ चला गया ये वाला, हाँ, एक्सेल में आप होने चाहिए मास्टर, तभी आपका यहाँ पर भी काम चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर। अब देखिए 19 और 20 लगभग एक ही से हैं, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था, मतलब ओवरऑल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग सेम टू सेम आपको वही काम देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा कुछ अंतर ज़्यादा नहीं है। ऑफिशियल वर्क है, कुलपति ऑफिस में काम मिलेगा, रिटायरमेंट की पेंशन पत्रावली सारा कुछ बनाना आपको काम ये मिलेगा, ओके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले फिर से नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।